हम आपको सीवी भी बनाएंगे, और जो सीवी में मिसिंग चीजें हैं हम आपकी वो भी कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपका सीवी आपके कंपटीशन से बेहतर नजर आए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक क्वेश्चन है। सर ये आइलेट्स और जीआरई के हवाले से है। अगर सर हमारा एक आइलेट्स में स्कोर, जी सर, बोलें बोलें। अगर आइलेट्स की स्कोर थोड़ा कम है और सिर्फ हम जीआरई पे फोकस कर ले, तो क्या जीआरई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? ताकि मेरा मतलब ये है कि आइलेट्स की जगह हम अगर जीआरई की स्कोर दिखा दे तो ये कितना गलत काम है? कितना काम है, कितना काम है आइलेट्स का स्कोर? सर मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जीआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूँ, लेकिन वर्क जहां है। तक जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि आइल्स ये बताता है कि आपका, देखें, आइल्स का आपका तकरीबन 100% यूनिवर्सिटीज में चाहिए होता है, और आइल्स का जो अच्छा स्कोर है वो बहुत क्रूशियल है। स्पेशली स्पीकिंग में 7 चाहिए अगर आपने टीचिंग असिस्टेंट बनना है तो जीआरई जो है वो एडिशनल एक एग्जाम जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जीआरई अगर आप कर लें तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं रहती। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आइल्स करें, और फुल टाइम आइल्स करें। उस दौरान बाकी जितनी चीजें बंद कर सकते हैं करें, ताकि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा है। और अगर आइल्स में स्कोर अच्छा नहीं होता तो फिर ऑप्शन है कि आप ड्यूलिंगो कर लें, वो भी बताता है कि क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इस बंदे की ठीक है, वो है भी सस्ता, तो उससे भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। चलें जी, किसी और क्वेश्चन नहीं है अगर, तो क्लास शुरू करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड अस्सलाम जी वालेकुम। वाले। आइल्स के लिए मैं थोड़ी सी एक टिप देती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने आइल्स की तैयारी करनी है। और आप लोग खुद भी आइल्स की तैयारी कर सकते हैं। जरूर मतलब कि एक तो आईकोड गुरु में भी यहाँ पे सेशंस वगैरह होते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे ये कि एक दूसरे के साथ मोटिवेशन भी मिलेगी और मिलके तैयारी भी हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि अगर आप आइल के 4, आपको क्विकली बता दूं कि 4 जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें 3 तो फॉर श्योर आप बड़े आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपका लिसनिंग का मॉड्यूल होता है। तो जब मैंने तैयारी की थी तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस होती हैं, ठीक है, लिसनिंग की। आप अपना एक पेपर सामने रखें और 40 नंबर्स लगा लें, 1 2 3 4 करके 40 तक। और उस वीडियो को सुने और साथ साथ उसके आंसर लिखें, अपने जो जो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे आपको वो शो किया होता है, क्वेश्चन पेपर होता है और साथ आप लिसन कर रहे होते हैं और आपने उनमें आंसर्स देने होते हैं। और आखिर में उन्होंने आपको आंसर्स दिए होते हैं। सो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो है वो आपने कितने लिसन करके आंसर अच्छे दिए हैं, ठीक है। लिसनिंग का मॉड्यूल तो बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग, लाइक इट्स लाइक अ गेम। आप आपका एक दफा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आपको मजा आता है कि लाइक देखते हैं इस दफा मुझे कितनी बातें समझ आई हैं, ठीक है। तो वो तो आपका लिसनिंग तो इस तरीके से हो जाता है। जहां तक आपका राइटिंग है, तो वहां पे अब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक लिंक था कैम्ब्रिज के बुक्स वगैरह का, ठीक है। पिछले पता नहीं, तब जब मैंने तैयारी की थी 9 10 साल के वो रीडिंग मटेरियल्स थे उनके। आप वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके रख लें और अपना पास एक टाइमर लगाएं। और पहले तो पहले कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, ताकि आपको पता चले कि रीडिंग करते वक्त आपने क्या अप्रोच फॉलो करनी है। क्योंकि अगर आप पैसेज रीड करने बैठ जाते हैं तो फिर तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रीड करें और फिर क्वेश्चंस पे जाएं, और इतना कॉन्टेंट्स याद भी नहीं रहते हैं। तो उसकी ऑपोजिट अप्रोच आप लोग फॉलो करते हैं कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड्स देखते हैं, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 देखा, और होता है ये कि सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, ऐसा नहीं होता कि दरमियान दरमियान से क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली पहले पैराग्राफ से होगा। तो आप पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर कीवर्ड्स को नोट कर लेते हैं, और फिर आप अपने लाइक पैसेज को क्विकली एक स्कैन करते हैं उस वर्ड को ढूंढने के लिए। वो वर्ड जैसे ही मिलता है आपको, फिर उसके आगे और पीछे थोड़ा सा कंटेंट रीड करते हैं, उसको समझने की कि क्वेश्चन के साथ उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उसको जो है वो उसको आंसर करते हैं। एक बंदी है लिज, जब मैंने तैयार किया था तो लिज थी बंदी,
ठीक है, तो उसका मैंने रीडिंग की और राइटिंग की और कुछ वीडियोस देखी थी, उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और वही वाली बात है कि टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्विकली जो है वो लाइक समझ आ जाए। जहाँ तक राइटिंग है, जो जो चैलेंजिंग पार्ट है ना, वो एक ही है, राइटिंग का। और राइटिंग ऐसी चीज होती है कि आप एक आई मीन दैट इज अ काइंड ऑफ स्किल जो आप ओवर द नाइट तो लर्न नहीं कर सकते, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप कर भी सकते हैं। तो जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने जब न्यूजीलैंड के लिए आयल्स दिया तो मेरे 7.5 बैंड था, लाइक तीन में, दो में 7.5 था, एक में 7 था। और जो मेरी राइटिंग थी उसमें मेरा 6 बैंड था, जो मैंने पहले बगैर राइटिंग की मैंने तैयारी नहीं की थी। मुझे पता ही नहीं था मैं कैसे तैयारी करूं। तो मेरा 6 आया। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि बाकी में जो मर्जी बैंड आ जाए तुम्हारा तुम्हारा इसके अंदर तुम्हारा 6.5 चाहिए हमें, क्योंकि वो पीएचडी में था। यहाँ पे अक्सर 7 भी रिक्वायर्ड होता है मगर 6.5 ज्यादातर होता है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि 6.5 आ जाए बाकी की खैर है, क्योंकि बाकी में वैसे भी सही बैंड था मेरा। तो जब मैंने थोड़ी सी तैयारी की, लाइक 2 हफ्ते की तैयारी की, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि मेरा क्या बैंड आया होगा। मेरा बैंड आया था 5.5 राइटिंग के अंदर, थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। क्योंकि वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इल्म जो है वो नुकसानदेह होता है, या तो पूरा इल्म हो या इंसान के पास ना ही हो। तो जब मेरे पास नहीं था तो मेरा 6 आया था। जब मैंने थोड़ी सी 2 हफ्ते तैयारी की तो वो जो है वो 5.5 आया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत अटेम्प्ट किया। वो पैटर्न जो है वो कोई और पैटर्न था, और मैंने उसको बस ये देख लिया कि अच्छा 4 पैटर्न्स होते हैं, और मैंने बिल्कुल गलत पैटर्न के साथ उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फिर जो मैंने अप्रोच फॉलो की थी मैं आपको वो बताऊंगी, कि जैसे हम इवन लीड कोड में भी कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड दिस अप्रोच इज समथिंग जो दिमाग थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, बट दिस इज द राइट अप्रोच। करना क्या होता है कि आपने पहले लोगों के सोल्यूशंस को देखना होता है, आपने डिजाइन पैटर्न्स को समझना होता है, राइटिंग पैटर्न्स को समझना होता है, एंड देन यू ट्राई टू मिमिक दोज पैटर्न्स। तो मैंने फिर क्या किया कि पहले तो समझा, और मेरी किसी एक की वीडियो मेरे आंख के आगे से, नजर के आगे से गुजरी थी। उन्होंने कहा था कि ट्राई टू मिमिक राइटिंग पैटर्न्स, ठीक है, कि आप लोगों के लिखने का तरीका सीखें। और वो इतना अजीब सा लगता है कि अच्छा आप किसी के रट्टे लगाएं, वो रट्टा नहीं लगाना होता। तो मैंने फिर क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैटर्न 1 था, उसको आपने रीड किया, लाइक एक पैटर्न लिया, उसका किसी का सोल्यूशन देखा जो कि फॉर एग्जांपल 8.5 बैंड का था। ठीक है, तो अब मैंने उसका पहला पैराग्राफ देखा, और उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, रटा नहीं लगाया, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने होते हैं, आपने डिफरेंट तरह के बनाने होते हैं। मैंने उसको देखा उसने कैसे कैसे किया। मैं वोकेबलरी, सिर्फ वोकेबलरी याद करना इज नॉट एनफ, आपने उसको यूज कैसे करना है, आपने उनको वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीजों को। फिर मैंने उस पैराग्राफ को एक तरह से मेमोराइज ही कर लिया, समझने के लॉजिक अपने दिमाग में याद की, जैसे लॉजिकल दिमाग हमारा आईटी में चलता है, सेम वही पैटर्न यूज किया, उसको मैंने लिखा। फिर मैंने उसका दूसरा पैराग्राफ देखा, फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ लिखा, फिर मैंने उसका थर्ड पैराग्राफ देखा, फिर मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक दिन में मैंने एक बंदे का एक कोई भी क्वेश्चन एक पैटर्न का, क्योंकि 4 पैटर्न्स होते हैं जिससे के अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना होता है, मैंने वो पूरा लिखा। अगले दिन मैंने वो पिछले वाले, मुझे भूल गया हुआ है कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, और मैंने उसको जाके याद नहीं किया ना, मैंने उसको रिवाइज किया। मैंने कोई नेक्स्ट बंदे का वो सेम लाइक एक अनदर आई टेक अनदर क्वेश्चन, उसका किसी का सोल्यूशन देखा, मैंने वो लिखा द वे उस बंदे ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहने को सेकेंड डे मुझे पहले वाले बंदे की बात याद नहीं थी कि उसने क्या कहा था, कि मतलब उसका तो, क्योंकि रट्टा तो नहीं लगाना मकसद होता है ना। लेकिन होता क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को ऐसा बनाया हुआ है कि इंसान का दिमाग पैटर्न्स खुद ही लर्न करने लग पड़ता है, आपको खुद भी नहीं पता होता। और आपको याद है, शायद आपको तो नहीं याद, मेरी अम्मी मुझे कहती होती थी बचपन में, लिख लिख के याद करो। वो जब लिख लिख के याद करते हैं ना, तो वो इंसान के दिमाग में रहती है चीज। तो वो जो ऑटोमेटिकली पैटर्न अडेप्ट हो गए इंसान को होते हैं, और इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि कैसे आपने लाइक कब उस चीज को आपने लर्न कर लिया है। तो फिर जब मैंने लाइक 2 हफ्ते बाद, अगले 2 हफ्ते बाद दोबारा एक दफा एग्जाम दिया, आई नो यू कैन नॉट अफोर्ड गिविंग एग्जाम्स अगेन एंड अगेन, फॉर श्योर कि वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन कहने का मकसद है कि उसके बाद जब मैंने दिया तो मेरा 7 बैंड आया था राइटिंग के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर। तो लाइक दिस इज द पैटर्न दैट आई फॉलोड। एटलीस्ट अगर आपने अपने तौर पे तैयारी करनी है, एकेडमिक्स को आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप किस तरीके से उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी मैम, हम आपको अपने आइल्स के सेशन में भी बुलाएंगे। तो समराइज तो आपने कर दी है, लेकिन इंशाल्लाह आई कोड गुरु पे सारा दिन आइल्स की क्लासेस हो रही होंगी वेरी सून। जी तो every student will have option to practice multiple hours a day.
जी सर, बिल्कुल इस तरह इनका काफी और ये फायदा सारी और ये सारी चीजें ग्रुप में हो रही होंगी, जिसमें एक एक आप जैसा बंदा अगर क्लास में बैठा हो तो बाकी 15 बंदे वैसे पढ़ लेते हैं, है। राइट? सर तो जी। वी जस्ट नीड वन वन लीडर, और इंशाल्लाह वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह पहली दफा इतना अच्छा तैयारी करके जाना है कि हमारा मैक्सिमम स्कोर आ जाए और हमें दोबारा अटेम्प्ट ना हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। करना। चले मैम, आज ही क्लास शुरू करते चलें। अच्छा ऐसा है कि अब जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं ना आपको थोड़ा सा YAML के बारे में बताऊंगी। फिर हमारे साथ यहाँ पे एक बड़े competitive स्टूडेंट हैं, उनका नाम है आकिब। और आगे का आज का सेशन वो आपके साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग कितनी मेहनत के साथ, और आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। और आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। सो लेट्स हम आज जो है उनको इनवाइट करेंगे, आकिब उनको आकिब रहमान पीरजादा उनका नाम है। और वो हमारा सेशन फिर आगे लाइक करवाएंगे, नोटबुक एक्सप्लेन करेंगे और मॉड्यूल्स की बात भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? हैं। तो मैम, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस आपका थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये लोग आगे जा नहीं सकते। जो लोग हमारी क्लासेस में आ रहे हैं, ये गारंटीड है कि वो आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। बिल्कुल ये बड़ा रेयर होगा कि कोई बंदा हाईकोर्ट गुरु की क्लासेस में आ रहा हो और आगे ना जा। सही बात है। सर मेरी इट इज कजन अ ने गिवन। मुझे कॉल, उसने इतनी दफा मुझे ना, मेरी एक छोटी कजन है ना, शी यूज टू कॉल मी एंड आस्क मी, आपी मैं कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, एंड आई ऑलवेज टेल हर कि आई कोड गुरु को ज्वाइन करो। और वो हर दफा आती है एंड शी सेज के वो ना वहाँ पे हैकाथॉन्स करते हैं तो मैं डर जाती हूँ। तो मैंने कहा जब तक तुम डरती रहोगी ना फिर तुम यहीं बैठी रहोगी। सो दिस इज लाइक आई आई टोल्ड हर कि किस तरह लाइक वहाँ पे सब लोग जो है फर्स्ट फर्स्ट बैच के VU के इवन स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और फर्स्ट फर्स्ट बैच में, और इतना इन्होंने प्रोग्रेस किया माशाल्लाह। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो फॉर श्योर आई हाईली बिलीव कि जो यहाँ पे हैं वो फॉर श्योर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो जो हमारी क्लासेस में आते हैं, दे आर गोइंग टू बी वर्ल्ड लीडर्स। उनमें वो क्वालिटीज हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करेंगे और विन करेंगे। और जो लोग थोड़े ढीले होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो क्लासेस में रेगुलर नहीं रहते। दिस इज द बिल्कुल जनरल पैटर्न। सही बात है, सही बात। तो स्टूडेंट्स आप स्टिक रहिएगा बिल्कुल आई कोड गुरु के साथ, और इनके डिफरेंट डिफरेंट सेशंस हैं। और आई थिंक आप लोगों ने एग्जाम्पल तो देख ही लिया माशाल्लाह, कितने लोगों का माशाल्लाह इस दफ़ा एडमिशन हुआ है उसके अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। कितने इतने सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे आ रहे हैं। इतना पहले एक्सपोजर ही नहीं था, असल बात एक्सपोजर की थी, और सर आपने एक्सपोजर हमें दिया। और हियर वी आर, कितने सारे लोग माशाल्लाह इस दफ़ा आए हैं, और होपफुली आगे भी इंशाल्लाह आएंगे। तो चलिए मैं आपको ना क्विकली YAML का बताती हूँ फिर, ताकि हम अगले वाले पार्ट को स्टार्ट करें। कल हमारा बड़ा अच्छा आई थिंक गिट का इंट्रोडक्शन वगैरह रही थी, ठीक है? और वो तो हमारे आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अब आज हम बात करते हैं कि YAML की। YAML is yet another markup language. The YAML stands for yet another markup language. This is kind of language जो कि आपने XML भी होती है, ठीक है? और मतलब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस होती हैं। सो दे आर नॉट फुली स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर नॉट लाइक अ टेक्सचुअल फॉर्मेट, बट एट द सेम टाइम ये आपको एक सेमी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और उसमें जो YAML है वो सबसे आगे, ठीक है? और इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और जब हम ML ऑप्स की जर्नी करते हैं तो हम लोग, जैसे एनसिबल एक टूल है डेवऑप्स की, जो उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर जो ऑटोमेशन के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी पाइपलाइन में भी हमें कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम YAML को यूज़ करेंगे। तो YAML इज़ वाइडली यूज। ये जो ये लैंग्वेजेस होती हैं, ये आपको एक तो हेल्प करती हैं कि सीरियलाइजेशन करने में डेटा की, और ये क्वाइट मेमोरी एफिशिएंट होती हैं। YAML स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन ओवरऑल जो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी मेमोरी एफिशिएंट होती हैं। तो जब आपने नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो आप इन्हीं मार्कअप लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, और वो आपका लाइक एफिशिएंटली आपका ट्रांसफ़र कर देती हैं डेटा को बाइट कोड के अंदर, जो फिर आपका इजीली ट्रांसमिट हो जाता है नेटवर्क के ऊपर। बट एट दिस टाइम आई थिंक दिस इज एनफ कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, और इट हैज़ बीन हाईली अडेप्ट जो है इंडस्ट्री में। तो हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशंस के लिए YAML को यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा और ये मैम, इसमें मेरे एक दो क्वेश्चन हैं कि जी यमल के अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं?
सर ऑल्टरनेटिव में एक तो एक्सएमएल है, ठीक है, ठीक है। और एक और भी है, उसका जेसॉन, जेसॉन भी इसका जेसॉन इसका जेसॉन 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 एग्जैक्टली जेसॉन। इसका- हाँ ठीक जी। है। और जो गूगल बफर है, गूगल बफर है, क्या नाम है उसको जो यूज होता है डाटा, क्या कहते हैं, गूगल बफर का नहीं प्रोटो मुझे। बफर, प्रोटो बफर, हाँ, प्रोटो बफर, हाँ। वो भी इसका कंपेटिटर है। बिल्कुल। और इनमें से कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं सर जो कि आपको लाइक मेमोरी की एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपने डेटा ट्रांसफर बिल्कुल करना है ओवर द नेटवर्क तो। लेकिन YAML जो है ये हमें सिर्फ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बट इट डजंट प्रोवाइड अस द मेमोरी एफिशिएंसी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक तो मेमोरी होती है, दूसरा बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी होती है। जी कि जब अब आपने फॉर एग्जांपल आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई, अब एक महीने बाद आपको याद आया कि इसमें दो और पैरामीटर डालने हैं, फिर एक महीने बाद याद आया मैंने एक पैरामीटर निकाल देना है, फिर हम्म। एक महीने बाद याद आया मैंने एक और पैरामीटर ऐड करना है, जो कि नॉर्मली होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, राइट। जी जी कॉन्फ़िगरेशंस अपडेट हो रही होती हैं। तो जी जी इनमें से कुछ होते हैं जो बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं, जिनके साथ वर्जन नंबर जा रहा होता है और वो ब्रेक नहीं करता। जी। तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इनमें। तो स्टूडेंट्स ये YAML को इतना आइडिया ले लें कि आप इसे सीवी पे लिख सकें और इसे यूज कर सकें। ये सीवी के अच्छा। लिए बड़ी अच्छी चीज है, हाँ जी। सीवी में और मेंशन करना है। जैसे एक आजकल वो आता है ना, आजकल क्या, अब तो पुराना मतलब कि इतना भी पुराना नहीं हुआ, जैसे आप LLMs को यूज करते हैं तो उसके अंदर भी जी आपका आउटपुट पार्सर वगैरह आप जब यूज कर रहे होते हैं तो लाइक इन इन सेमी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस को यूज करते हुए आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं डिक्शनरीज में इजीली, क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर और डिक्शनरीज को इस फॉर्मेट में चेंज करना ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो सके, और डिक्शनरीज में इसलिए यूज करना ताकि उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकें कोड लेवल के ऊपर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइक आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली या फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, इजी प्रोवाइड करते हैं, जेसॉन हो गया या YAML वगैरह हो गया तो। बिल्कुल। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसमें यहाँ पे, जी जी कि जब भी हम कोई चीज एनालिसिस करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, और जो आउटपुट आती है, आउटपुट दो तरीकों से हो सकती है। एक तो ये है कि आउटपुट आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दें, जी। तो वो यानी कि रॉ डॉक्यूमेंट। लेकिन वो रॉ डॉक्यूमेंट अगर आपने पाइथन में रीड करके प्रोसेस करना है तो वो अच्छी खासी हेडेक हो जाएगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड करना। तो बिल्कुल। उसके लिए जो काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो ये है कि आप डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करें। तो वो YAML हो सकता है, वो आपका जेसॉन हो सकता है, XML कम यूज होती है, अब प्रोटोबफर पुरानी हो कम गई यूज है। होता है। हाँ जी। तो नॉर्मली जब भी हम बात करेंगे कि आपने डाटा आउटपुट करना है कहीं पे, तो इट इज सॉर्ट ऑफ वेरी कॉमन कि वो जेसॉन या YAML की फॉर्म में राइट हो रहा होगा, ताकि आप नेक्स्ट, जिस तरह मैम ने भी कहा है कि पाइथन में जिस तरह डिक्शनरी में इंपोर्ट करना आसान हो जाता है, ताकि आप उस पर प्रोसेसिंग कर सकें। थैंक यू सर। तो अगर हम YAML में बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर जो होता है, इसका की वैल्यू पेयर होती हैं, ठीक है। आपकी कोई पहले की होगी और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज होंगी। वैल्यू की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक चीज ये हमारी, ये जो पार्ट है ये हमारा की पार्ट है, ठीक है। और कोलन के बाद का जो पार्ट है वो हमारे वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये चीज होती है कि जो आपकी कीज हैं वो ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमारी डिक्शनरीज भी वो होता है ना। ठीक है, तो आपकी जो कीज है वो हमेशा वो आपके सारी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक और इसमें किस तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे कोई की का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने लिखा जो भी लाइक अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि आप अपने लिहाज से अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख रहे होते हैं, तो इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि की वैल्यू यही होनी चाहिए। आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड नॉर्मल जो एक वो है वो ये है कि स्मॉल लेटर्स में आप की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे माई कोर्स लिखा ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, AWS जो भी आपने डेवऑप्स सर्टिफिकेशन कोर्स वट, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्जन दिया, वर्जन के आगे आपने उसकी वर्जन की वैल्यू लिख दी, प्राइस दी, प्राइस की वैल्यू लिख दी। आपको तो नहीं प्राइस की, लेकिन जस्ट लाइक ये ओवरऑल एक एग्जांपल है, ठीक है। इस पब्लिक है तो आपने इसको ट्रू या फॉल्स जो भी इसकी होगी, ठीक है। अब जो रिलीज डेट है, रिलीज डेट के अंदर इसका जो YAML का फॉर्मेट होता है वो पहले ईयर आता है, फिर लाइक आप चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मल जो एक बाय डिफॉल्ट इसका पैटर्न होता है वो पहले ईयर की वैल्यू होती है, फिर मंथ की वैल्यू होती है, और फिर आपकी डे की वैल्यू होती है, सही है। फिर आपका जैसे आई मीन प्री एनरोल यस, और जो भी आपने वैल्यू देनी है, नल देनी है या जो भी कोई वैल्यू देनी है, ठीक है, वो आप दे देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से उसको वैल्यू देनी है।
अब हमारे पास जैसे एक चीज होती है लिस्ट, ऐसे ही होता है ना, हमारे पास एक लिस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब लिस्ट को आपने YAML में डिफाइन करना होता है तो दो तरीके होते हैं, ये भी हमारी एक लिस्ट है, ठीक है, और ये भी हमारी एक लिस्ट है। ये दो तरीके होते हैं YAML में लिस्ट को डिफाइन करने के। अच्छा, YAML जो है सेम लाइक पाइथन, ये इंडेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लाइक इसका एरर वगैरह जो है ना वो इंडेंटेशन की वजह से भी आते हैं, ठीक है। आपको इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप टैब नहीं यूज करेंगे इंडेंटेशन के लिए, सो आप वाइट स्पेसेस का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका एक की है विच इज कैटेगरी, ठीक है, एंड यू वांट टू स्पेसिफाई द वैल्यूज फॉर द कैटेगरी, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लाइक, आपने पहले कैटेगरी लिखा, कोलन लिखा, एंटर किया, एक स्पेस छोड़ी यहाँ पे, फिर आपने हाइफन डाला, फिर एक स्पेस छोड़ी यहाँ पे, और फिर आपने वैल्यू डाली जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने जितनी भी वैल्यूज देनी है, तो बेसिकली ये हमारे पास एक लिस्ट बन रही है और उस कैटेगरी के नाम से, और उसके अंदर आपकी ये 3 वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद इसको दूसरी तरीके से जो डिफाइन करने का तरीका है वो है कि आप इसके सामने एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में, जैसे हमें पाइथन में पता है, हम उसको एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में इस तरह भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक कोर्स डेव है, ठीक है, और कोर्स के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। एंड इज वेयर टू डिलीट दिस वन, खैर ओके। अच्छा, उसके बाद आपका ये है कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डेव डिटेल्स है, इसके अंदर आपकी एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर नेम, ईमेल और रोल आ रहा है, ठीक है। नेम आ रहा है और उसके अंदर ईमेल और रोल आ रहा है, तो आपके अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी आपके उसके अंदर आ सकती हैं। सो आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें आप उसको उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक की है, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू के अंदर भी एक डिक्शनरी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको, उन वैल्यूज को उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने एक तरह ये बताया कि ये जैसे डिक्शनरी की वैल्यू की, वो डिक्शनरी के लिहाज से उसको वैल्यूज को असाइन कर रहा है ना, ठीक है। ये अब एक वैल्यू है, जैसे डेव डिटेल्स है, इसमें एक लाइक ये आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, इट्स काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। एक सेकंड, मुझे इसको डिलीट करने का देख लेने दें, कहाँ से डिलीट करना है इसको, या दिस इज द डिलीट ऑप्शन, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। हाँ, तो हो क्या रहा है कि ये एक आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका, आपकी एक मेजर की है, ठीक है, जिसका नाम है डेव डिटेल्स। उसके अंदर जो हर एक ये है लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये तीन इसके अंदर वैल्यूज है लिस्ट के अंदर, ठीक है। और हर लिस्ट जो है वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में है, ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइक डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने उसको किस तरीके से डिफाइन करना है। आप उसको लाइक जो है वो डिटेल्स के अंदर भी लाइक आपको नेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमने कभी अक्सर किया भी होता है, जैसे हम डॉकर की फाइल्स वगैरह लिखेंगे ना, ठीक है, तो जब हम डॉकर की फाइल, डॉकर पे काम करेंगे तो उनका एक स्पेशल ना फॉर्मेट होता है जो हमने फॉलो करना होता है, और उसको उसी इंडेंटेशन पे रखना होता है, उसको उसी उनका की वैल्यू एक स्पेसिफाइड होती है, तो फिर हमने उनको उन्हीं को यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को असाइन करना होता है। तो अगर आप कहीं भी इंडेंटेशन, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं ईमेल को इसके इक्वल ले आती, नेम और ईमेल को इकट्ठी ले आती, तो जो ईमेल है वो उसके सेम लेवल पे आ जाता। सो इट वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ द, एक लिस्ट एलिमेंट का वो पार्ट नहीं होता, बल्कि वो उसका सेम इंडेंट पे आया था, जो कि रॉन्ग, आई मीन हमारे केस में तो हम कुछ भी डिफाइन कर देना, लेकिन अगर एक फिक्स पैटर्न है कॉन्फ़िगरेशन का तो फिर हमें उसको उसी इंडेंटेशन पे उसी तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम करेंगे, हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, उसमें आप उसको अपने लिहाज से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी चीज जो है इसके अंदर, आई मीन इसके अंदर और भी चीजें हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो यही है, इससे ज्यादा फिलहाल हमें जरूरत नहीं होगी, तो हम उसको ही देखेंगे। अरसलान एक सेकंड, मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेती हूँ। फिर आपके पास जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, और वो जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस में आ रहा है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल लाइंस में आ रहा है तो आप इसको एरो डाल के और अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा, एक इसमें बात ये होती है कि आपने जब भी एक की को स्टार्ट किया है तो उसको लाइक उसको कंप्लीशन करने के बाद आप दूसरी की को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोलन किया, इसने टेक्स्ट लिखा, उसके बाद हमने अगली अपनी की कोलन स्टार्ट किया और उसको ये किया, लाइक हम दो को आपस में मर्ज नहीं कर रहे होते हैं।
फिर अगर इस वाली पहली बात शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा तो डिफरेंट लाइंस में है, तो क्या ये अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये डिफरेंट इसमें एंड लाइक एंड ऑफ लाइन करेक्टर भी इंक्लूड हो रहा होता है? नहीं, इसके अंदर एंड ऑफ लाइन करेक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा था, और चाहे आपने 10 लाइनों में लिखा है वो उसको एक लंबी स्ट्रिंग कंसिडर करता है, ठीक है। और अगर आपने जो है वो इसको पाइपलाइन के साथ किया हुआ है, तो फिर उसमें वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी लाइक एज्यूम करता है कि हर लाइन के आखिर में एक एंड ऑफ लाइन करेक्टर है, और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये हर एक डिफरेंट लाइन में प्रिंट होगा। तो फिलहाल हमारे पास यही है। आई थिंक जैमल का इतना बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी है, और जो है वो बाकी हम इसको यूज़ करेंगे तो मज़ीद देख लेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी ज़रूरी है कि आपको लाइक यमल का पता हो कि यमल हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। आके प्लीज आप स्टार्ट करें अपना वाला। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, और जो है वो हम लोग अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। हमने करना क्या है कि एक नोटबुक है, ठीक है। वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नोटबुक नहीं है। एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा सेट है। उसके अंदर हमने देखना है कि एक बंदे पर्सन इज एलिजिबल टू गेट अ लोन और नॉट, ठीक है। तो हमने बस इतना ही देखना है, और हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। हम उन कॉलम्स के ऊपर डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग करेंगे, और एक मॉडल ट्रेन कर देंगे। सो बेसिकली पहले हम उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। जब हम एमएल ऑप्स को यूज नहीं कर रहे होते, एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जैसे आप लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमने अगर इसको एमएल ऑप्स के अंदर लेके जाना है और हमने इसको मॉड्यूलराइजेशन करनी है तो क्यों करनी है, और वो सारी कहानी हम देखेंगे। आके प्लीज। Thank you, ma'am, for the introduction. And ma'am, before coming to the notebook side, can I take some? Can I say about something about today YAML for data? Because इसमें मेरे पास कुछ points हैं जो मैं mention करना चाहूँगा जी जी श्योर, जैसे आपको बेहतर notebook लगे। में। फर्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ सर जफर, जैसा कि उन्हें अभी ने पूछा था कि इसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास कौन से हैं। तो कुछ हमारे पास होते हैं इसमें से कॉमन यूजफुल जो हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं। डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट वी कैन यूज़ देम। जैसा कि जेसन है, जो हमारे पास अगर ज़्यादा वेब बेस्ड ईआरपी सिस्टम्स बन रहे हो तो हम यामल की बजाय हम इसका जेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें। और सेकंड, अगर हम एंड्रॉयड की एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, एमएल के सिस्टम्स मॉडल्स बड़े बड़े इंटीग्रेट हम जिसमें कर रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं हम एक्सएमएल फॉर्मेट, बिकॉज इट इज़ नॉट मोर यूजफुल ऑन द प्योर एमएल और डाटा साइंस साइड। ये ज़्यादातर उस साइड पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इसके अनकॉमन जो ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में वो यूज़ नहीं करते, वो वाले हमारे पास फॉर्मेट्स भी होते हैं जो बिल्कुल सेम वर्क करते हैं जिस तरह हमारे पास यामल करता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है टोमल, जो हमारे पास होता है टॉम्स ऑब्वियस मिनिमल लैंग्वेज, जो कि इसी का एक सिमिलर इसका सिंटैक्स होता है। उसके अलावा हमारे पास आई एन आई करके एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हमें उसको यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन फाइल फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास एक होता है एच सी एल फॉर्मेट, जो हमारे पास हैशी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज होती है। इसका भी सेम हमारे पास फंक्शन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि समटाइम्स हम कुछ पेल के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या हम इस तरह की किसी दूसरी लैंग्वेज के, मोस्टली अभी ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ खास किस्म के सिस्टम्स में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम जो एक और भी हमारे पास ऑप्शन होता है होकोन नाम से, हम उसको यूज कर सकते हैं, विच स्टैंड फॉर ह्यूमन ऑप्टिमाइज कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये कुछ हमारे पास नॉन कॉमन यामल के अल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और वैसे अगर हम इसकी बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, क्योंकि हो सकता है किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी हो कि हम यामल को बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं। तो अगर हम बेसिक टू एडवांस सारी लाइंस को मिला लें, मतलब हर किस्म की चीज़, हर किस्म की एप्लीकेशन को मिला लें, वैसे तो इसका बेसिक आपका यही है कि आप अपने जो आउटपुट्स होती हैं, आप जो अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, पूरी पाइपलाइंस लिख रही होते हैं, उसके अंदर आपके पास आपको ईज हो जाए, बजाय इसके कि आप एक चीज़ को बार बार खुद से लिखें, आप उसको यामल फाइल में स्टोर करवा सकते हैं और उसको वहाँ से फैच कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास ये यूज़ कहाँ होती हैं। तो हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट के। उसके अलावा हम पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं एमएल ऑप्स में, तब ये उस उधर बहुत ज़्यादा सर यूज़फुल है। जी जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की अभी। ओके ओके। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं चैट पे शेयर कर दूंगा लेटर ऑन। ओके,
ठीक है, इसके बाद हम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे होते हैं तब हम इसका एम यामल के फाइल फॉर्मेट का हम तब भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमारे पास ज़्यादा मल्टीपल मॉडल्स हों या हम एनसेम्बल टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो मशीन लर्निंग में, जब हम मल्टीपल मॉडल्स को एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम उनकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि हम यामल को जब उन यूज़ केसेस में यूज़ करते हैं, लाइक ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन और लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस है। तो इसलिए इसका बेसिक फॉर्मेट, इसका आइडिया और इसके अल्टरनेटिव्स का पता होना हमें ज़रूरी है। लेट्स कम टू द जुपिटर साइड। लेट मी शेयर द स्क्रीन। प्लीज लेट मी नो गाइस इफ दिस इज विजिबल टू यू। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके। सबसे पहले ना अब हम एक डेमो देखेंगे छोटा सा। ये बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल एक चीज़ है। एक डेमो है। आप अगर एम एल ऑप्स को अगर यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि कन्वेंशनल सिस्टम में आप किस तरह काम करते हैं, और आप उसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है मॉडुलराइजेशन, और हमारे पास एंड टू एंड प्रोजेक्ट में ये दो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। एक, अब जब कोई बिगिनर होता है ना किसी भी चीज़ में, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज़्यादा कोड स्ट्रक्चर करना है। आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो डाटा साइंस मशीन लर्निंग की वर्ल्ड में जो भी एक न्यूबी होता है, एक बिगिनर होता है, उसके लिए किसी भी चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे लिखना, उसके मॉड्यूल्स बनाना, पाइपलाइंस बनाना, ये चीज़ इतना आसान नहीं होता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सिंपल एक जुपिटर पे भी काम कर सकते हैं। अब जुपिटर मोस्टली लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ, ये हमारे पास एक कोड का एक फॉर्मेट होता है। इसको बेसिकली हम कर्नल कहते हैं। इस टाइप के जो हमारे पास जुपिटर होते हैं, इसकी हमारे पास अल्टरनेट कैगल के नोटबुक्स भी होती हैं। इसके अलावा ये बेसिकली एक नोटबुक फॉर्मेट होता है किसी भी पाइथन के स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए। तो इसके अंदर जब हम लिखते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि हम एक एक चीज़ को सिंगल लाइनली डिबग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोड एडिटर या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडीज़ की तरह हम पूरे पूरे कोड को देख रहे होंगे, और हमें उनकी एग्जैक्टली एक लाइन देखनी पड़ेगी कि ये किस लाइन पे जाके एरर है। तो इसमें हम एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं कि वो सही रन कर रही है या नहीं। इसका सबसे बड़ा एज ये होता है हमारे पास। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें करके आ रहे हैं, हम इसमें बेसिक लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज जो हम यूज़ करेंगे अपने डाटा को क्लीन करने के लिए, या उसकी जो हम इम्प्यूटेशन करने के लिए, और उसका एनालिसिस करने के लिए, हम इसमें वो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, ताकि हमारे पास जो जो डिपेंडेंसी हमें चाहिए अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो हम पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम वो चीज़ सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास जो सेकंड स्टेज आ जाती है, जैसा कि अभी हमने डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होती है, वो होती है हमारे पास डाटा को इंपोर्ट करना। हमारे पास डिफरेंट डाटा सोर्सेज भी हो सकते हैं, सिंगल डाटा सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास केस है, यहाँ पर हमारे पास दो दो डाटा सोर्सेज हैं। एक हमारे पास ट्रेनिंग पाथ है और एक टेस्टिंग का है। अब एक्चुअल में अगर किसी ने मशीन लर्निंग का उसको पहले से आइडिया हो, तो वो ये जानते होंगे वो लोग कि बेसिकली नॉर्मली डाटा साइंस में हम कोई जब डाटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास दो तीन या मल्टीपल डाटा सोर्सेज नहीं होते। हमारे पास एक डाटा सोर्स होता है और हमने उसको स्प्लिट करना होता है ट्रेनिंग में और टेस्टिंग पार्ट में। वी आर यूजिंग सम क्राइटेरिया 70-30 रेशो के साथ, या 80-20 रेशो के साथ, या हम के फोल्ड वैलिडेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं डाटा को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, फॉर द बेटर मॉडल ट्रेनिंग अप्रोच। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट डाटा सोर्सेज हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही डाटा सोर्स हो और हम उसको स्प्लिट करें दो में, या उसके दो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बाद में स्प्लिट करें। ऐसा भी हो सकता है इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपको मल्टीपल डाटा सोर्सेज दिए जाएं और आपने उनको लेटर ऑन मर्ज करना हो, देन आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस सिंपल, एक आपको ट्रेनिंग सेट दिया हुआ है और एक टेस्टिंग सेट है। तो हम उनको पहले ट्रेन को राट ट्रेन करके उसको इंपोर्ट करेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद राट टेस्ट करके हम टेस्ट डाटा सेट्स को उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका हेड, सबसे पहले जब हम आपने डाटा, जी आगे आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, वो जो इसमें आपने लाइब्रेरीज लगाई हैं, उसका कैसे हमें पता चलेगा कि हमसे यही लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है इस प्रोग्राम में, या जो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं YAML का? नहीं, यामिल का इससे ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ का यामिल का इससे ताल्लुक नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसको जुपिटर में आप उससे मिक्स ना करें। यामिल का हम यूज़ तब करते हैं जब आपने पर्टिकुलरली पूरा एक एम एल ऑप्स बेस्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना होता है। आपने उसमें मशीन लर्निंग पाइपलाइंस भी बनानी होती हैं, आपने उसमें एम एल ऑप्स के टूल्स भी, आपने उसकी ट्रैकिंग भी करनी होती है। डिफरेंट चीज़ है वो। ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, इसका उससे डायरेक्टली आप लिंक अभी ना करें। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक डेमो
फॉर हाउ टू ट्रेन योर मॉडल विदाउट यूजिंग MLOps या आपका जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है उसके बगैर। ये एक एक्सपेरिमेंट फेज होता है जिसमें आप जुपिटर के ऊपर आप लाइब्रेरीज डालकर उसका डाटा सेट देकर उसके ऊपर बेसिकली आप एनालिसिस करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? अयाज। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम। जी जी, आ रही है। सर, अगर हमें यहाँ जैसे रा ट्रेनिंग और रा टेस्टिंग के मतलब दो अलग अलग CSV फाइल होते हैं, अगर हमें रा ट्रेनिंग के लिए जो है ना CSV फाइल मिल जाता हो और दूसरा हमें कोई डेटाबेस मिल जाता उससे डेटा देना पड़ता, फिर उसकी क्या अप्रोच हो जाती जैसे यहाँ तक के देखें, लिए? ये पहली बात तो ये राह ट्रेन जो है ना, ये कोई टेक्निक अप्रोच नहीं है, ये सिर्फ मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका वो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं SQL से आपने डाटा फेच करना है, तो आपके पास जो पांडास लाइब्रेरी है ना, उसकी मदद से आप किसी भी फॉर्मेट में डाटा को अप्रोच करते हैं। अब मैं कहता हूँ रीड, मेरे पास अब ये देखिए, अब मैंने पहले क्या किया था, रीड CSV फॉर्मेट था तो मैंने CSV से किया था। मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड से भी डाटा रीड कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सेल फाइल है तो मैं उससे भी कर सकता हूँ रीड। अगर मेरे पास आगे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, HTML, JSON, पार्क्वेट, ORC, एसक्यूएल क्यूरी अगर मैंने लिखनी है, SQL टेबल है, मल्टीपल फॉर्मेट्स, XML है या कोई भी मेरे पास फॉर्मेट है, तो मैं पेंडास की मदद से, यहाँ आप देख भी सकते होंगे कि उसका ये राइट साइड पे ये आपको उसके पैरामीटर्स दिख रहे हैं कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप कितने पैरामीटर्स हैं, आपने किस में कौन सा पाथ, क्या चीज़ हमने फिल करनी है। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल शफक सर का। जी जी, क्वेश्चन किसी का था, आप बोले। सर जियोपेटर को हम कोलैब के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह कोलैब वर्क करता है। जी एग्जैक्टली मैंने ये पहले जब स्टार्टिंग से पहले मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो आपका जुपिटर होता है ना, वो एक नोटबुक एडिटर है। और नोटबुक एडिटर जो भी है ना, हमारे पास उसकी एग्जांपल भी मैंने दी है, उनमें से गूगल कोलैब होता है, वर्टेक्स AI नोटबुक्स हैं, हमारे पास कैगल के कर्नल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास एक और जेट ब्रेन्स की एक बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी उसके अपने कर्नल्स हैं। तो ये नोटबुक फॉर्मेट का कोई भी आप इसमें देखेंगे ना, तो उसमें आपको सेपरेट सेपरेट सेल में जिसमें भी आपको आउटपुट दिख रही है, तो आप बिल्कुल ये आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि वो सारा उनका वर्किंग ऑपरेशन सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पर आता है, उसके इंटरफेस पे या उसकी जो कंपनी है जिसने उसको बनाया है, उसमें कुछ फीचर्स आगे पीछे वो कर देते हैं। समटाइम्स आपको CPU GPU दे देते हैं, समटाइम्स आपको ट्रेनिंग का जो आपका टाइम होता है वो आपको साथ उसको ट्रैकिंग सिस्टम दे देते हैं। तो ये चीज़ इसमें डिफरेंट होती है। जी, आई गेस क्वेश्चंस आप काइंडली जॉट डाउन कर लें जिस चीज़ का है, ताकि मैं इसको एक बार ओवरव्यू दे दूं। अगर किसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड पे क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है, हमने जब डाटा को लोड कर देने के बाद जो हमारे पास अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो हमारे पास होता है डाटा को व्यू करना। अब डाटा को आपने व्यू दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसका हेड देखते हैं या आप उसका टेल देखते हैं। अब यहाँ पर हेड की है, अब यहीं पर हम टेल भी देख सकते हैं। हेड का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ व्यू करनी है वो टॉप से लेनी है। उसमें आप अभी कर सकते हैं कि फर्ज करें मुझे हेड के 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ 10 लिखूंगा, हेड के अंदर पास करूंगा, और मेरे पास ये 10 टॉप के जो ऊपर के उस डाटा सेट में जो टॉप की 10 एंट्रीज हैं वो मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इसी तरह मैंने इसके बॉटम के जो 10 है या उसकी मतलब बॉटम के फर्ज करो, मैंने कहना है मैंने 3 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं उसके टेल लिखकर उसके डाउन से मैं रिवर्स में उसे आऊंगा और उसकी मैं वो रिकॉर्ड से देखूंगा। तो ये अप्रोच होती है डाटा को देखने की, आपका क्या क्राइटेरिया, आपका जो भी आप उसमें यूज करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप डाटा को समझ लेते हैं कि कितने फीचर्स हैं, किस तरह का डाटा दिखता है, आप उसका हेड देख रहे हैं, आप उसका टेल देख रहे हैं, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, फीचर किस तरह की हैं, कैटेगरिकल हैं, न्यूमेरिकल हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, डिस्क्रीट हैं, स्टैट्स की आप अप्रोचेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं डाटा को सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पर अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ डाटा को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको डाटा समझ आ गया है, बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है कि आप उस पर मशीन लर्निंग लगाएंगे, डीप लर्निंग लगाएंगे, LLM लगाएंगे, आप उस पर जो भी लगाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ें आती हैं एंड पे। पहले आपने डाटा को समझना है। तो अभी हमने जो समझा डाटा को, हमने सिर्फ उसको देखा कि हमारे पास फीचर किस तरह के हैं। अब ये देखें, लोन आईडी है, जेंडर है, मैरिड है, स्टेटस, डिपेंडेंस है, एजुकेशन है, तो ये हमारे पास एक जनरल डाटा उसका बता रहा है कि ये किसके रेलेवेंट है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह का डाटा है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम डाटा को देख लेते हैं, देन हमारे पास जो मोस्ट क्रूशियल चीज़ आती है वो हमारे पास होती है उसकी शेप को देखना। उसमें एक्चुअल में उसकी शेप क्या है, उसके रोज और उसके कॉलम्स कितने हैं। यानी कि अभी हमारे पास कॉलम्स भी हैं, हमारे पास रोज भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हम इसको शेप का फंक्शन कॉल करके हम इसको चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये शो कर रहा है 614 रोज हमारे पास है, यानी कि इतने रिकॉर्ड्स हैं, और 13 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है।
जब हमारे पास ये भी हमें पता है डाटा किस तरह का दिखता है, अब हमने उसमें से ये चीज़ देखनी है कि अब उसमें से हमारे पास यूनिक कौन कौन सा है। ये सारा भी हम एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अगर यूनिक चेक कर रहा है, हो सकता है दूसरा बंदा वैल्यू काउंट्स देख ले, कि उसमें एक फीचर में कितनी है। कोई दो दो कॉलम्स को इकट्ठा भी कंपेयर कर सकते हैं, तीन को। ये डिपेंड करता है कौन कर रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसकी अप्रोच क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका एंड रिजल्ट क्या है। क्या वो डाटा को सिर्फ एनालिसिस करना चाहता है, इनसाइट्स निकालना चाहता है, या वो कुछ और उसमें से कोई और चीज़ भी लेना चाहता है। तो ये चीज़ एक है। अब यहाँ पर हमने उसकी सारे फीचर्स को हमने इकट्ठा किया, उनमें से हमने चेक की किस किस में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो जेंडर में हमारे ऑब्वियसली दो ही वैल्यूज यूनिक है। मैरिड में भी हमारे पास दो है, एक यस होगा एक नो होगा। डिपेंडेंट्स में हमारे पास चार यूनिक वैल्यूज आ जा सकती हैं मैक्सिमम। तो ये सारे हमारे पास उसकी यूनिक वैल्यूज हैं पर फीचर या पर कॉलम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डीएफ डाटा सेट के नाम से हमने उनका एक एक कॉपी बना के सेव कर दिया है, ताकि हम अब जब मॉडल को ट्रेन करेंगे या हम उस स्टेज पे जाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेट है वो इफेक्ट ना हो। मोस्टली लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन आप इसे कर भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है उससे अपने जो एक्चुअल रिजल्ट और प्रिडिक्शन है उसको कंपेयर करवाना है अपने ओरिजिनल डाटा से कि ये इससे कितना ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम सम रिसर्च में ऐसा करते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डाटा अलग होता है और हमारे पास उसी की एक वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में हमारे पास डाटा जो आ रहा होता है एक सीक्वेंस वाइज, जिसके ऊपर हमने मॉडल बिल्ड करना है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये बेटर अप्रोच ये है इस केस में कि अगर हमें ओरिजिनल डाटा को इफेक्ट नहीं करना, हमारे पास वो आ रहा है, तो अब हमारे पास डाटा एनालाइज कर दिया। अब हमने उसकी कॉपी बना के ट्रेनिंग डीएफ और टेस्ट डीएफ, यानी कि ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्टिंग डाटा सेट, उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया है। और रा डाटा जो हमारे पास अभी जो ओरिजिनल डाटा है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब बाकी जो सारा काम होगा वो हम उसको फर्दर जो हमने जिसकी कॉपीज बनाई है ना, हम उस पर करेंगे। तो अगला स्टेप हमारे पास आता है यहाँ पर इसको आप मुझे अंडरस्टैंड थोड़ा सा करने का कि इसमें ये भी बता दें कि कॉपी करना और जस्ट इक्वल टू करने में क्या डिफरेंस आता है। देखें, कॉपी करने का मतलब ये होता है कि उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उसकी एक अल्टरनेट मतलब कंट्रोल सी करते हैं और दूसरे फाइल में आप फोल्डर में डाल दें। लेकिन जब आप उसको इनिशियलाइज करें, इक्वल टू कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि वो डाटा सेट आप असाइन कर रहे हैं इसको, उसकी सारी वैल्यू इसमें है, तो ये इससे लिंक है डायरेक्टली। ठीक है ना। ये चीज मेनली होती है बिल्कुल इस तरह कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में जो फर्क है। यहाँ पर आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी को या कॉपी ना करूँ, मैं इसको कॉपी हटा दूं और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूं डीएफ में, तो वो सारी जो चेनिंग्स इसमें है ना वो सारा ये डाटा है। उसकी मेरे पास अब उसका मेरे पास बैकअप नहीं पड़ा। अगर मैं उसमें कोई चेंजिंग कर देता हूँ, मैं उसमें कोई फीचर्स उड़ा देता हूँ या इस तरह का मैं कुछ भी करता हूँ, तो ये वाली हमारे पास एक चीज होती है। हाँ बिल्कुल, यही मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाह रही थी कि हम लोग नॉर्मली जैसे अपनी कोडिंग में करते हैं ना, तो हम एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल जब करते हैं, फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक ए है, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी वाला कॉन्सेप्ट जैसे लिनक्स में अगर आपको पता हो तो होता क्या है कि आपने जब आप सिर्फ इक्वल टू करते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल्स में तो ऐसा नहीं होता कि आपने इक्वल टू कर दिया वो दोनों के पास अपनी अपनी वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और आप एक वैल्यू को चेंज करते हैं वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। तो इक्वल टू का सिनेरियो नॉर्मल पाइथन में या नॉर्मल हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर वो इक्वल टू करना एनफ होता है। लेकिन जब हम पाइथन में पांडास में काम कर रहे होते हैं तो अगर हम कॉपी नहीं बनाते हैं और हम जस्ट असाइनमेंट करते हैं तो वो सेम उसको ही वो रेफर कर रहे होते हैं, लाइक वो सेम। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly, जी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक दफ़ा अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें मैंने ना ये सेम वाला, मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा था, मेरे पास टाइम थोड़ा सा डेडलाइन मेरे सर पे थी, तो मैं जल्दी में मैंने क्या किया, मैंने एक नया डाटा सेट बना के उसको ओरिजिनल से इनिशियलाइज करवा दिया। अच्छा, जब मैंने सारा काम कर दिया, अब मेरे पास ओरिजिनल डाटा उसका मेरे पास उस वक्त कोई सोर्स था नहीं। मुझे लगा जो मैंने अभी ये इनिशियलाइज करवाया है, ये काफ़ी पुरानी बात है, आई गेस ये 3.5 साल पहले की बात है। तो तब मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ इस वाले पॉइंट की मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का उतना पता नहीं था। मुझे उस वक्त ये लगा कि मैंने शायद इसकी कॉपी ही दी है उसको। तो मैंने उसको जबकि ओरिजिनल डाटा इनिशियलाइज करवाया था, तो जब मैंने उसमें सारी चेंजिंग्स कर ली, अब मुझे चाहिए था उसे कंपेयर करवाना अपने असल डाटा जो मैंने उससे था, क्योंकि उसके बाद उस वक्त उसमें तो मैंने इतनी इंप्यूटेशन उसमें इतनी चेंजिंग्स की थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा एनालिसिस किया था, उसकी सारी फॉर्मेटिंग मैंने सारी चेंज कर दी थी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। अब वो मेरे पास वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन गया। तो मैंने जब उसे ओरिजिनल से कंपेयर किया, जब मैंने उस पर जाकर क्लिक किया तो वो भी वो चीज़ हो, मैंने कहा अब ये क्या चीज़ है। तो मैंने पूरे डाटा को फिर 1 घंटा लगा के जब एनालाइज किया, तो मुझे एक चीज़ एक लाइन में पता चली कि जब मैंने जिस स्टेज पे मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया था, तो मैंने वहां पर कॉपी नहीं दी थी, जिसकी वजह से मैंने ओरिजिनल डाटा को ही उसमें दे दिया था। तो इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप जब कोई न्यू डाटा किसी को दे रहे होते हैं तो आप उसकी कॉपी दें, ताकि ओरिजिनल डाटा अगर आपको इन केस चाहिए ना, तो आपको बार बार वो लोड ऊपर से ना करना पड़े, और पूरा रनिंग आपको बार बार बहुत ज़्यादा ये टाइम कॉस्टली होता है। तो आप जब भी मशीन लर्निंग में काम कर रहे होते हैं तो आपको टाइम आपके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और आपको उसको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए।
तो ये कुछ अप्रोचेज होती हैं। तो ये कॉपी इनिशियलाइज करवाना किसी दूसरे डाटा सेट को, ये भी एक उन अच्छी अप्रोचेज में से एक है जो आपका टाइम बचा सकती हैं और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसाइट्स दे सकती हैं डाटा में। लेट्स जंप टू नेक्स्ट स्टेज। अब इस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम उस फीचर्स जो हमने एनालाइज किए थे, हम ट्रेनिंग डीएफ जो कि हमारे पास जो हमने कॉपी क्रिएट करवाई है उसके ऊपर हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि अच्छा अभी तो हमने डाटा देख लिया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे पास फीचर कैटेगरिकल है, कौन सा हमारे पास न्यूमेरिकल है, कौन सा कॉन्टिन्यूस है। अब ये जो फ्लोट है इनको देख के मैं बता सकता हूँ ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस फीचर है, कॉन्टिन्यूस कॉलम है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये वाले जो एप्लीकेंट इनकम है ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है मेरे पास, तो ये इंटीजर से मुझे पता चल रहा है। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे पास फीचर यहाँ पर हैं, इनको देख के मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे पास कैटेगरिकल या ये मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अगर मैं जनरल लेमैन की एग्जांपल में बताऊँ तो स्ट्रिंग को तो हम प्रोसेस कर नहीं सकते। अब मुझे इस चीज़ को देख के ये भी पता चल रहा है कि जितने ऑब्जेक्ट हैं सबसे पहले मुझे या तो इनको डिस्क्रीट करना पड़ेगा या कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। तो अब इस चीज़ को हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। सेम गोज फॉर द टेस्ट डीएफ, इसके ऊपर भी हम सेम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कौन सा फीचर, बिकॉज डाटा जब हमारे पास उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट कितना डिफरेंट है, हमें उसमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या डिफरेंट करनी है, हमें उसमें फीचर्स को किस तरह देखना है, जब ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं तब जाके हमें अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा एंड गोल क्या है। अदरवाइज हम डाटा को अगर नहीं समझते, हम सीधा मॉडल पे जाके फोकस करते हैं, तो ट्रस्ट मी दिस विल गोइंग टू गिव यू नथिंग, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज एक फेमस कोट है, ये बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट की कम्युनिटी में कि इफ़ यू आर गिविंग योर मॉडल गार्बेज फीचर्स देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, यू विल डेफिनेटली गेटिंग गार्बेज। आप उसको कचरा फीड कर रहे हैं और आपने दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल उस पर लगाया है, और आपको कचरा ही मिलेगा, नो मैटर कि आप जितनी मर्जी उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लें। तो बिफोर गिविंग द डाटा टू योर मॉडल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू आर गिविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स देयर आर। बिकॉज फीचर्स को अंडरस्टैंड करने की जो लॉजिक है, ये एक डाटा साइंस का असल उसका हथियार है। अपनी इंडस्ट्री में एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो जाए, डाटा साइंटिस्ट हो जाए, या एआई की फैमिली से जो भी शख्स है ना, जो भी किसी भी रोल पे काम कर रहा है, फीचर्स को अंडरस्टैंड करना कि किस फीचर का होने से क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मेरी प्रिडिक्शन को चेंजिंग किस तरह हो सकती है, ये उसका तखय्युल होता है। कि आपने फीचर्स को एक बार अंडरस्टैंड कर दिया तो आपका बाकी सारा काम आसान हो जाता है। सो आगे चलते हैं। जिस तरह अभी हमने अब ट्रेन वाई और हमारे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हम बनाते हैं, अब इस तरह हम वाई ट्रेन बना रहे हैं जो हमारे पास एक्चुअल जिस चीज़ को हमने प्रिडिक्ट करना है, लोन स्टेटस है, हमने इसके ऊपर अपना प्रिडिक्शन मॉडल लगाना है, तो हम इसको ट्रेन वाई में डाल रहे हैं। और बाकी जो ट्रेन वाई से हमारे पास ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी जो हमारे पास इसके अलावा कॉलम, इसको मतलब एक्सक्लूड करने के अलावा, तो हमारे पास एक्चुअल में अप्रोच ये होती है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट होता है एक्स ट्रेन के अंदर हम सारे इनपुट फीचर्स को डाल देते हैं, और वाई ट्रेन के अंदर हम सारे एक ही जो हमारे पास कैटेगरिकल फीचर होता है, या हमारे पास अगर हम मल्टीपल कैटेगरिकल फीचर है तो हम उसमें वो चीज़ डाल देते हैं, टू मेक श्योर कि हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट है वो हमारे पास स्प्लिट हो चुका है एक्स ट्रेन में, वाई ट्रेन में। तो ये चीज़ हमने ना यहाँ मेक श्योर कर रहे हैं। तो ये सारी जो हमारे पास स्टेजेस हैं ये उसी चीज़ के ऊपर उस पर बेस करती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जाने से पहले ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके डाटा में कोई डुप्लीकेट है या नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्रेनिंग सेट पे करें, आप इसको पहले भी कर सकते हैं। तो अब ये कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि कुछ मॉडल्स जो होते हैं ना, या कुछ अप्रोचेज में आपको ये बताया होता है कि आपके डाटा में डुप्लीकेट, तो डाटा रिडंडेंसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को आप मेक श्योर करने के लिए समटाइम्स हम ट्रेनिंग से पहले भी एक बार चेक लगा लेते हैं कि उसमें कोई डुप्लीकेट है। मिसाल के तौर पे इस ट्रेनिंग डाटा सेट में अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन टेस्ट डाटा सेट की बात करें तो उसमें एक लाइन डुप्लीकेट है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले रिमूव करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे। वी आर यूजिंग दिस ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद हम ये चीज़ भी देखेंगे, वैसे ये चीज़ आपको मैं एक चीज़ आगे भी बताऊंगा अभी सेशन के एंड पे, कि लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी स्टेप, ये चूंकि एक डेमो की डमी नोटबुक है, तो इसमें आप कुछ भी एक बिगिनर के लिए है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा उस तरह उसको आप नहीं लें कि ये जो स्टेप जिस तरह मैंने किए हैं उसी तरह ही ये आपने भी करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। स्टैंडर्ड अप्रोच ये है, सबसे पहले आप डाटा को फेच करेंगे, उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, क्लीन के बाद आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद आप फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, और उसके बाद जाके आपकी ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर उससे डिफरेंट मिल सकता है।
बिकॉज दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी नोटबुक, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है कोई हैंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की आपने यही चीज़ की है तो यही करनी है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी जस्ट टू मेक श्योर कि यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ साइकिल एंड यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू रीड डाटा एंड हाउ टू अंडरस्टैंड डाटा, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नल वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले तो कॉलम्स देख रहे हैं हमारे पास कितने हैं, उनके कॉलम्स के क्या क्या नाम है, तो हमें उसको भी अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ यूनिक वैल्यूज़ फिर से ट्रेन डाटा सेट में भी देख लें ताकि हमें उसका भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक अप्रोच होती है कि जब हमें पता चल गया कि न्यूमेरिकल कॉलम कितने हैं और कैटेगरिकल कॉलम कितने हैं, यानी कि ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है एनालिसिस करने में कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं ना, हमेशा उनका हम मीन और हम उसका मीन लेते हैं, उसकी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं या कैटेगरिकल फीचर या कैटेगरिकल कॉलम होते हैं लाइक जेंडर, मैरिड स्टेटस या जॉब स्टेटस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम उसके ऊपर कभी मीन नहीं लेते सकते, हम उसमें सिर्फ मॉड लेते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा बार आ रही है। और हम न्यूमेरिकल और कॉन्टिन्यूस हो या इधर वो डिस्क्रीट हो, हम उसके अंदर हमेशा मीन लेते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच है जिसकी वजह से हम इनको दो कॉलम्स को स्प्लिट सेपरेटली कर रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब अगला अगला हमारा जो स्टेज आती है वो होती है इम्प्यूटेशन की स्टेज। अगर इम्प्यूटेशन का किसी को आइडिया ना हो तो इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा को फिल करना है नल वैल्यूज को, किसी भी चीज़ को इम्प्यूट करना हो का मतलब ये होता है कि उसमें किसी चीज़ को रिप्लेस करना किसी दूसरी अल्टरनेट के साथ। अब मैं कैटेगरिकल इंप्यूटर एक मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर सबसे पहले मैं सिंपल इंप्यूटर का एक मेरी फंक्शन है वो मैं पास करूंगा। अब मैंने कैटेगरिकल में केस में आपको पहले बताया है कि कैटेगरिकल में आप मीन तो ले नहीं सकते, तो आप उसके मॉड से रिप्लेस करवाएंगे। जो हमारे पास स्ट्रेटजी हम रखेंगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि मॉड हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, तो जो ज़्यादा आ रही है तो हम उसकी नल वैल्यूज़ की बजाय हम उसको मॉड से रिप्लेस करवा देंगे, तो नल वैल्यूज़ उसमें कैटेगरिकल में तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगी। तो हम उसको यहाँ पर कैटेगरिकल इंप्यूटर को फिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास उसमें डाटा में चेंजिंग कर देगी। उसी तरह हमारे पास हम इसके कैटेगरिकल ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग के भी कैटेगरिकल फीचर्स को हम इंप्यूट करेंगे विद द सेम फंक्शन और सेम स्ट्रेटजी। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल इंप्यूटेशन पे। अब जैसा कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, हम न्यूमेरिकल के केस में क्या करेंगे, हम मीन लेंगे, यानी कि हम उसकी एवरेज से उसको इनिशलाइज कर देंगे जो नल वैल्यूज है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको इनिशलाइज कर रहे हैं, हम इसको पूरे को यानी कि इसके नल वैल्यूज जो होंगी उसकी जगह हमारे पास एवरेज आ जाएगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है अगर आपकी नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है तो। मतलब वो 100% डाटा में से अगर तो 95% नल ही नल है तो ऑब्वियसली बात है यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट। फिर उसके लिए एक अलग अप्रोचेज होती हैं, उसके लिए कि आपको मशीन लर्निंग बेस्ड इंप्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं, आपको वो लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अभी आप बेसिक स्टैंडर्ड यही रखें कि कैटेगरिकल के लिए हमेशा मॉड यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल के लिए हमेशा मीन और एवरेज यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ऊपर हमने जब चेक किया था कि हमारे पास काफ़ी सारी नल वैल्यूज हमें शो हो रही थी, अगर हम यहाँ पर देखें आफ्टर इम्प्यूटेशन तो हम देखेंगे हमारी सारी वैल्यूज रिजल्ट जीरो आ रहा है, क्योंकि हमने सारी नल वैल्यूज को इम्प्यूट कर दिया या तो मॉड से या फिर हमने उसकी मीन से। तो यहाँ पर अब हमारे वी आर रेडी टू गो, वी आर रेडी टू जंप टू नेक्स्ट स्टेज। सो दिस इज द पार्ट जहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी डाटा क्लीनिंग को और डाटा प्री प्रोसेसिंग को। उसके बाद हम डाटा को एक ओवरव्यू करेंगे। अब अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, इस डाटा सेट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कहीं पे भी एन या फिर नल वैल्यू शो नहीं हो रही होगी। अब ये इस चीज़ को आपको कैसे पता चलेगा ये शो हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं इसे कंपेयर करता हूँ अपने रा ट्रेन से। इसमें मेरे पास अगर मैं रा की बात करूँ तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर आपको मल्टीपल नल वैल्यूज शो हो रही होंगी। ये रहा ट्रेन थी और यही अप्रोच थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब आप कॉपी असाइन कर लेते हैं तो आप उसे ओरिजिनल डाटा से कंपेयर कर सकते हैं कि कितने फीचर्स के साथ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, कितने फीचर्स को मैंने चेंज किया है, कितने में मैंने रिमूव किया है, किसको मैंने इम्प्यूट किया और किसको नहीं किया। इससे और इससे ज़रा अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज़ मेक श्योर हो जाएगी कि आपने डिफरेंस आपका क्या है और आपका ओरिजिनल डाटा किस तरह का था और जो आप अब आपने चेंज किया डाटा वो किस तरह का है। तो दैट वाज जस्ट अ क्विक वन टू अंडरस्टैंड कि अभी तक हमने जो प्रोग्रेस की है उसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है प्री प्रोसेसिंग ऑन द बेस ऑफ डोमेन। तो अब
एक और चीज़ है, जब आप डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो डाटा को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको उसको डोमेन का पता होना चाहिए। अगर मैं बायोलॉजिकल डाटा पे काम कर रहा हूँ या मैं मेडिकल के डाटा पे काम कर रहा हूँ और मुझे बायो की एक भी टर्म का नहीं पता, क्या मैं उस डाटा को एनालाइज कर पाऊंगा? कभी भी नहीं। हम ऐसी किसी डाटा को अंडरस्टैंड तब तक नहीं कर सकते डाटा की डोमेन में, एआई में, जब तक हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं है। चाहे आप जितने अच्छी मर्जी अच्छे आप कोडर हैं, आपको सारे मॉडल्स याद है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको डाटा का ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। आप मॉडल लगा देंगे, आप फीचर इंजीनियरिंग कर देंगे, वही स्टैंडर्ड स्टेप्स, लेकिन आपको डोमेन नॉलेज अगर है ना कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मेरा एंड गोल क्या है, जब आपको बीच की सारी स्टेजेस का पता है तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कंपैरेटिवली टू अ पर्सन हु डोंट नो अबाउट एनीथिंग दिस काइंड ऑफ डाटा, how it looks like and what I'm going to do at the end of the day. So this is the thing which you have to know. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, वही डाटा को हम बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें ना रिपीट है, तो जो चीज़ रिपीट है मैं उनको जस्ट स्किम कर रहा हूँ अभी। जस्ट जंप टू, हमारे पास अभी एनालिसिस हो रहा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम कितने हैं और हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम कितने हैं, जो अभी हमने जिसके ऊपर मॉडल बिल्ड करना है। ये सारी स्टेजेस वही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग से पहले हम ना डाटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अगर हमारे पास डाटा नॉर्मलाइज नहीं है तो अब यहाँ पर हम मिन मैक्स स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं। एक अप्रोच होती है मशीन लर्निंग में, जब हम फीचर्स को स्केल करते हैं ना, स्केलिंग का मतलब ये होता है, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपकी अगर एक वैल्यू, आप एक कॉलम की एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल उसके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ले लेते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यूज़ आपके पास आ रही है, मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, आपके पास उसकी एवरेज वैल्यूज़ आ रही हैं, आपको उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। आपकी मिनिमम वैल्यू 0.00001 है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 × 50 की पावर 50, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, इन शॉर्ट साइंटिफिक नोटेशन में जा रही है। तो इट मीन्स दैट कि आपका डाटा ही स्केल नहीं है, आपका जो डाटा है वो स्केल्ड है ही नहीं। आप उस पर जब मॉडल लगाएंगे तो आपको अजीब ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्केलिंग करेंगे। आपके पास स्केलिंग की मल्टीपल अप्रोचेज होती हैं, आप स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर सकते हैं, मिन मैक्स स्केलर यूज़ कर सकते हैं, आप और भी काफ़ी सारी अप्रोचेज हैं, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ स्केलिंग करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को जब हमारे पास होता है तो हम उसको एक्स ट्रेन में, वाई ट्रेन में, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में स्प्लिट करते हैं। अब ये जो टेस्ट और ट्रेन है ना, इसकी लॉजिक को अगर हम समझें तो जो ट्रेनिंग होता है इसको हम मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो टेस्ट हमारे पास टेस्ट वाला सेक्शन होता है इसको हम मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो कर रहे हैं, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस पर सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो है कि क्लासिक बाइनरी क्लासिफिकेशन का हमारे पास एक मॉडल है, हम उसको लगाएंगे। हम उसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को फिट करेंगे। जब हमारा मॉडल फिट हो गया, हमें पता चल गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास फिट हो चुका है, अब हम उसकी प्रिडिक्शन लेंगे वी आर यूजिंग डॉट प्रिडिक्ट मेथड। उसके अंदर अब जो एक्स टेस्ट पास करें, ये वही बात आ गई, ट्रेन डाटा से हमने डाटा को ट्रेन किया है, अब टेस्ट डाटा सेट से हम उसकी प्रिडिक्शन लेंगे। सो यहाँ पर हम उसकी एक्यूरेसी को प्रिंट करवा देते हैं कि ये जो मेरा मॉडल बना है इसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है, ये मुझे बता रहा है 82% मेरी एक्यूरेसी है। ये तो था मॉडल को बनाने की स्टेज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी टेस्टिंग करनी है। मुझे ये भी पता चल गया मॉडल है, लेट्स सपोज कि मेरा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इससे अगली स्टेज मेरे पास फिर क्या होगी। इसके बाद हमारे पास सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का हमारे पास एक स्टेज होती है, जो हम जब प्रोडक्शन में किसी चीज़ को ले जाना होता है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर इस तरह कर सकते हैं। सीरियलाइजेशन, आपका बना हुआ मॉडल, उसको आपने ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसको आप बाद में पोर्टेबल यूज़ कर सकें। इस बात की समझ आ रही है? एक बने हुए मॉडल को, जो अभी मैंने मॉडल बनाया, उसको मैं एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा जो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप वेब ऐप बनाना चाहते हैं, फ्लास्क ऐप बनाना चाहते हैं, तो आपके पास वो मॉडल किसी यूजेबल फॉर्मेट में, वो जॉबलिब हो सकता है, पिकल फाइल हो सकती है, H5 मॉडल फाइल हो सकती है, टॉर्च फाइल हो सकती है, वो कोई भी ऐसा मॉडल की फॉर्मेटिंग फाइल होगी जिसके अंदर बाद में आप लेटर ऑन उसे यूज़ कर सकते हैं, रादर देन टू रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स विच आई हैव डन रिसेंटली। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में, आपने उसको सीरियलाइज करना है, डीसीरियलाइज करना है। सीरियलाइज का तो पता चल गया, मॉडल को मैंने डंप कर दिया पिकल फाइल में। हो सकता है मुझे कोई कह दे कि एसक्यूएल में करना है, तो हम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास वो होती हैं, हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज के लिए हमें इसको मॉडल डिफरेंटली हम उसको डंप करते हैं। अब यहाँ मैंने जॉब लिव एक लाइब्रेरी है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और
सर शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं चेक करती हूँ। हाँ मैम रमाना, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा डाटा तो ऑलरेडी ट्रेन और टेस्ट अलग अलग डाटा सेट्स से, तो फिर हमने दोबारा उसको क्यों स्प्लिट किया ट्रेन और गुड टेस्ट क्वेश्चन, में? गुड क्वेश्चन है। देखें, ये हमारा है कि ये जो टेस्ट डेटा ना, ये हमने प्रिडिक्शन में, फाइनल प्रिडिक्शन में यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको, आपके पास ना 100 क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, 100 इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके उसके ऊपर आपने अपने आप को ट्रेन करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप उन 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर से और जो आपको टेस्ट किया जाएगा वो अलहदा 50 क्वेश्चंस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, दैट डज नॉट इवन मैटर, ठीक है। तो वो जो टेस्ट वाला जो डेटा सेट है, उसको आपने फाइनल टेस्टिंग के लिए यूज करना है। और ये जो आपका ट्रेन डेटा होता है, जो 100 क्वेश्चन इंटरव्यू के दिए गए हैं, उसमें से आपने क्या करना है, 20 क्वेश्चन अलहदा रख लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 70 और उसकी रेशो आपने रखनी है, ठीक है, 70 30 की रेशो रखनी है, तो 30 क्वेश्चन अलहदा करने हैं। 70 क्वेश्चन पे आपने लर्न करना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। जब आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया, फिर आपने अपने आप को टेस्ट किया, वो जो 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। उस 30 क्वेश्चन पे आपने अपने आप को टेस्ट किया, आपने देखा कि मैंने 15 तो गलत किए हैं, ओके, इसका मतलब है मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है। आप दोबारा अपना अलहदा किया, अपना वही वाला जो वैलिडेशन डेटा सेट है ना, इसको वैलिडेशन डेटा सेट कहते हैं, ठीक है। वैलिडेशन डेटा को आपने अलहदा किया, फिर आपने दोबारा से अपने आप को समझा, लर्न किया, पैटर्न लर्न किए, अच्छा इसके अंदर ये पैटर्न है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद दोबारा अपने आप को चेक किया। अब आप ये देखो कि जो टेस्ट, जो वैलिडेशन डेटा है, या जिसको हम टेस्ट कह रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, जिसको हम टेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो डेटा तो मॉडल ने देख लिया ना। अब अगर मॉडल उस क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो तो उसकी नजर से गुजर रहे हैं ना। उसके ऊपर ही तो अपने आप को जाके चेक कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं। तो उसके ऊपर ही तो वो अपने आप को वेरीफाई कर रहा है। तो वो डेटा तो हमने खुद दिया हुआ है कि तुम अपने आप को इस पे टेस्टिंग करो, क्योंकि अदरवाइज मॉडल को कैसे पता चलेगा कि उसने लर्न कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला काम, ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ये पूरा डेटा ट्रेनिंग का होता है। उसमें से कुछ डेटा हम मॉडल को ही देते हैं कि वो अपने आप को वैलिडेट करे, अपनी परफॉर्मेंस को। और फिर जब पूरा वो तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो है उसमें जाता है फिर असल टेस्ट, असल एनवायरनमेंट के ऊपर। जब असल आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो जो टेस्ट पेपर आता है वो आपकी नजर से तो नहीं गुजरा होता ना। वो वाले टेस्ट की बात हो रही है कि उसमें फिर जो आपने रिजल्ट किया, वो तो आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपने क्या लर्न किया है, वो आपका लाइक वो हमने मॉडल को बिल्कुल नहीं दिखाना होता। समझ आ गया आपको? जी मैम, ये एक्चुअली ना जब मैं वैसे जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं एक ही डाटा सेट फाइल होती है और उसमें हम स्प्लिट करते हैं, तो वो तो समझ आ जाती है। अब मुझे ये थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हाँ, हमारे पास तो ट्रेन का डाटा सेट ही अलग है, मैं तो बताती हूँ, उसमें इससे ही फर्क नहीं पड़ता। फॉरगेट तो फॉरगेट अबाउट दिस। बात ठीक यह है है। कि हो सकता है कभी कभार आप अगर कैगल के डेटा सेट्स को देखें, कभी कभार आपके पास एक ही डेटा सेट होता है, ठीक है, होता ही एक डेटा सेट है। अगर आप एज्यूम कर लें, उसमें से आपने उसको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड करना होता है, टेस्ट को अलहदा कर देना होता है, फिर उस टेस्ट को नहीं छेड़ना आपने, जो टेस्ट को अलहदा कर लिया। अगर आपके पास दो पार्ट्स में नहीं है, आप समझ लें एक ही डेटा है, लेकिन आपने पहला स्टेप आपका हमेशा ये होगा, अगर आपके पास एक डेटा सेट है तो पहला स्टेप आपका ये होगा, आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक टेस्ट डेटा अलहदा कर लेना है, ठीक है, और एक आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा। फिर जो ट्रेनिंग डेटा है, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 80-20 की रेशो या 70-30 की रेशो के ऊपर, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपना सारा कुछ करना है, और फाइनल आपने जो है अपनी प्रिडिक्शन उस वाले जो अलहदा पार्ट रखा हुआ है उसके ऊपर करनी होती है। समझ आई कि नहीं? ठीक ठीक मैम। ठीक है। रिहान, ये दोनों तरह से हो सकता है कि डाटा की फाइल्स आपकी पहले से स्प्लिट हो और जो है ना उन्होंने करके रखा हुआ हो। अगर डाटा एक तरह से रॉ की किसी फॉर्म में है, उन्होंने सारा डाटा आपको सारा दे दिया होगा और आपने फिर अपने मुताबिक स्प्लिट करना है। और स्प्लिटिंग में हमेशा ये असूल होता है कि स्प्लिटिंग रैंडमली बेसिस पे हो रही होती है। ये नहीं होता कि शुरू की 70 रिकॉर्ड्स उठा के आप ट्रेनिंग के लिए रख लें और अगले 20-30% रिकॉर्ड उठा के आप टेस्टिंग के लिए। ये भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लाइक आयरिस डाटा सेट आप उठाएंगे ना, तो आयरिस में ये होता है कि उन्होंने ना तरतीब से रखा हुआ है। 3 फ्लावर्स की टाइप है, तो शुरू की 51 फ्लावर की टाइप है, 51 51। तो अगर आप लेट्स सपोज 100 शुरू के रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग को दे देंगे ना, तो वो आयरिस की 2 कैटेगरीज पे तो ट्रेन हो जाएगा, सेटोसा और पता नहीं वर्सिकलर। तो जो तीसरी होगी ना,
वर्जीनिया का, उस पे वो जब आप टेस्ट कराएंगे तो वो मॉडल लाइक वो समझेगा ये हुआ क्या मेरे साथ, कि ट्रेनिंग मुझे दो किसी और चीज़ों पे दी है और तीसरी चीज़ पे आपने टेस्ट करा लिया है। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा रैंडम होता है डाटा। और जैसे आप कह रहे हैं कि मल्टीपल फाइल्स, तो मल्टीपल फाइल्स में भी होता है, ट्रेनिंग का अलग होता है, वैलिडेशन का अलग और टेस्टिंग का अलग। जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग थी ना, उसमें टू वे होल्ड आउट था, जैसे मैम बता रही है ना कि ट्रेनिंग होता था और टेस्टिंग होता था जस्ट। लेकिन बाद में जो रिसर्चर्स ने इसको वो किया, वो थ्री वे होल्ड आउट को प्रेफर किया जाता है अब आजकल के दौर में, जिसमें ट्रेनिंग भी होता है, वैलिडेशन भी होता है और टेस्टिंग भी होता है। तो जो टेस्टिंग होता है वो बिल्कुल अनसीन होता है मॉडल के लिए, और जो मॉडल अपने आप को ट्रेनिंग करता है ना, वो फिर वैलिडेशन पे टेस्ट करता है कि मैं अब कितना काबिल हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं कि सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। श्योर सर, तो ये इस श्योर, तरह आई से विल ट्राई इट सर। थैंक यू। ये हम वैलिडेशन कहते किसे हैं? हम टेस्ट डेटा को वैलिडेशन कहते हैं या किसको कहते हैं? अच्छा, वैलिडेट मैं एक मतलब बात ऐड अपने करना आप चाहूंगा जी। जी। अच्छा, यानी कि ये ना हमें बहुत कम ये समझ आती है, सबको ये कंफ्यूजन ही रहती है कि ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा और टेस्ट डाटा। और ट्रेनिंग डाटा तो क्लियर है कि वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब दो डाटा सेट रह गया, वैलिडेशन डाटा और टेस्ट डाटा। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल अज्यूम करें, एक हम कंपटीशन लॉन्च करने चाह रहे हैं जिसमें हमने कहा कि हमारे पास ये डाटा है। फॉर एग्जांपल ये किसी सेंसर का डाटा है, और ये सेंसर का जो डाटा है ना, ये इन चार बंदों का है। ये चार लोग हैं जिनका ये सेंसर का डाटा है, और ये चार पोजीशन का डाटा है। अब हमने वो मॉडल से प्रेडिक्शन लेनी है। वो मुख्तलिफ बंदे हैं जिनके ऊपर हमने प्रेडिक्शन लेनी है ना, वो अलग बंदे हैं। वो अलग से तीन बंदे हैं। हम उनसे डाटा लेंगे, उन्हीं उन्हीं पोजीशन से, और फिर हम उस पर टेस्टिंग करेंगे। अब हमने ये आपको ट्रेनिंग डाटा भी दे दिया, और अब हम जो आपको टेस्ट डेटा देंगे ना, वो आपको बगैर लेबल के देंगे। क्योंकि अगर आपको हम लेबल डाटा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप वही डाटा मॉडल को फीड कर देंगे, और जब हम प्रेडिक्शन लेंगे, टेस्ट लेंगे, तो वो सारे का सारा 100% हमें टेस्ट ठीक दे देगा। ये बात, इतनी कहानी समझ आई? इसके बाद अब ये देखें, फिर हम क्या करते हैं, हम एक डाटा सेट उन तीनों में से निकाल के आपको छोटा सा डाटा दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग डाटा है और ये वैलिडेशन डाटा है, इसी तरह का एक डाटा सेट होगा जो टेस्ट डाटा होगा, जो हमने आपको दिया बगैर हमने लेबल के दिया, यानी कि बगैर उसके ग्राउंड ट्रूथ भी दिए ही नहीं आपको। अब आप अपना मॉडल ट्रेन करें, और जो हमने आपको थोड़ा सा डाटा दिया है उस पर टेस्ट करें। अगर आपके वो मॉडल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं आती, तो इसका मतलब है जो आपके अनलेबल डाटा हमने दिया है आपको, उस पर भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी। तो आप क्या करें, आप दोबारा कोई और मॉडल ट्राई करें या कोई और तकनीक ट्राई करें, और फिर टेस्ट करें, और फिर इस पे हमें प्रिडिक्शन दे के, एक वो हर एक का फॉर्मेट होता है। कोई कहता है कि हमें जो हमारा टेस्ट डेटा हमने जो दिया है आपको अनलेबल, आप उसके हमें लेबल जो है वो txt फाइल में भेज दें। कोई कहता है आप उसको पेपर बना के हमें भेज दें। कोई कहता है हमें ऐसे, हर एक का अपना, यानी कि जो कंपटीशन लॉन्च करते हैं हर उसका एक अपना अपना यानी कि एक तरीकाकार होता है। और आप इसके लिए एक सोर्सेक्स हमारे पास यूनिवर्सिटी है जो हर साल तकरीबन कंपटीशन लॉन्च करती है। इसी पे आप उसको थोड़ा सा रेफर करिएगा तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी अगर कोई रहती हुई बात। फाइनल फाइनल थॉट्स जो हैं, फिर हम क्लास लीव करते हैं, ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया। आप टेस्ट को वैसे ही भूल जाएं, समझे टेस्ट डेटा है ही नहीं। आप बस ये सोचते हैं कि आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है, आपने मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपके पास दो हिस्से होने चाहिए मॉडल को ट्रेन करने के लिए। एक जिसपे वो सीखेगा, एक वो नहीं आपने अगर आपने कभी किया हो, उर्दू उर्दू पढ़ी होगी जिन्होंने, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जब याद करने होते थे तो एक तरफ हम हाथ रखते होते हैं मीनिंग के ऊपर, और वर्ड के ऊपर देखते हैं और फिर देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ऐसे याद करते होते हैं, कभी किया हुआ है? तो वो हम क्या कहते हैं, मॉडल अपने आप को इस तरीके से वेरीफाई कर रहा होता है, ठीक है, कि मैंने जो याद किया मैंने सही याद किया कि नहीं किया है। तो मेरे पास सवाल भी हैं, मेरे पास जवाब भी हैं। जब मैंने अपने आप को ट्रेन करना है, मेरे पास सवाल और जवाब दोनों हैं, उस पे मैंने सीखना है। जब मैंने वो सीख लिया, जब हो गया, अब मैं आ गई मैदान में, ठीक है, कि भाई हाँ अब मुझसे सवाल पूछो। या जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपटीशन में आ गए, अब आप रेडी हैं कि ओके मुझे क्वेश्चंस दो, मैं अब इसका आंसर दूंगा। अब उस वक्त जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं रन टाइम पे, वो होता है टेस्ट डेटा।
जरूरी नहीं है वो टेस्ट डेटा आपके पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास ये फाइल होती है तो हम कहते हैं हमारे पास टेस्ट डेटा पड़ा हुआ है जिसपे हमने अपने आप को फाइनल अपने सवाल देखने हैं। नहीं भी पड़ा होता तो ML ऑप्स के अंदर हम यही सीख रहे हैं कि रन टाइम पे आप जो है वो आप अपने एनवायरनमेंट से डेटा क्वेश्चंस गेट करेंगे और उसके आंसर्स देंगे और इस तरीके से आप आगे चलेंगे। जी शफक, आप प्लीज क्विकली बता दें फिर बस मैं लीव करूं जी। मैम है ना, सर ने जो नल वैल्यूज को सर ने फिल किया था, इन जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको मीन से फिल किया, और जितनी भी कैटेगोरिकल वैल्यूज थी उनको उन्होंने फिल किया मतलब मोड से। तो मैम ये मतलब हमने डेटा सेट में छेड़खानी नहीं कर दी, मतलब जो डेटा था ही हाँ, नहीं वो भी हमने इन कर दिया, तो इससे फर्क नहीं आएगा? मैं बजाय इसके बताती कि हूँ। हम डेटा को मीन या मोड करते हैं, हम उनको ड्रॉप कर देते हैं उन वैल्यूज को या उन देखिए रोज को। शफक, इसमें ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर कॉलम के अंदर एक परसेंटेज होती है जो हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक कॉलम के अंदर ऑलमोस्ट समझ, अब मुझे परसेंटेज एग्जैक्टली तो नहीं याद कि कौन सी कितनी परसेंटेज आपको रखनी चाहिए, बट फॉर एग्जांपल एक 50% डेटा खाली है आपके एक कॉलम के अंदर, 50% वैल्यूज हैं ही नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं कि उस पूरे कॉलम को ही उड़ा देते हैं, क्योंकि वो सारी वैल्यूज तो अपनी ऑटोमेटिकली जनरेटेड वैल्यूज बन जाती हैं, ठीक है। उसका हाँ 40% जैसे है, या मुझे वैल्यू एग्जैक्टली परसेंटेज का तो खैर नहीं इस वक्त है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे ये पता है कि लाइक आप एक परसेंटेज देखते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यूज खाली हैं तो फिर अगर आप उस डेटा को फिल करेंगे अपनी वैल्यूज के साथ तो वो एक डेटा इस तरह का ही हो गया कि जैसे आपने खुद ही से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। और अगर उस कॉलम का फायदा नहीं उल्टा नुकसान है, क्योंकि आप अपनी अपने लिहाज से उसको कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक डेटा है फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप समझ लें कि 99% वैल्यूज भरी पड़ी हैं, ठीक है, एक वैल्यूज हैं, और सिर्फ आपकी लाइक फॉर एग्जांपल 1 या 2% वैल्यूज आपने फिल करनी है, तो तब आप उनको उन रोज को उड़ाते नहीं है, क्योंकि हो सकता है उन रोज की बाकी की इंफॉर्मेशन आपके मॉडल के लिए यूजफुल हो, तो हम फिर उनको वेस्ट नहीं करते हैं। फिर उस केस के अंदर अगर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल कॉलम होता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिनेरियो लेना है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम अगर मीन्स के साथ उसको फिल आउट कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन आप अपना डेटा का फिर यहाँ पे अपने डिफरेंट स्टैटिस्टिक चेक करते हैं कि डेटा का फ्लो किस तरीके का है, कि अगर वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि मीन से उसको जो है ना अपनी वैल्यू को इंप्यूट कर देते हैं। अगर वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है फिर हम उसको वैल्यूज को, जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन के साथ फिल करें। तो ये हमने अपने डेटा के पैटर्न्स देखने होते हैं, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको फिल करना होता है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि अगर कम वैल्यूज थोड़ी बहुत है मिसिंग एक कॉलम के अंदर तो वी विल गो एंड इम्प्यूट दोज वैल्यूज, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज मिसिंग है तो हम फिर उस कॉलम को ही ड्रॉप कर देते हैं। और अगर एक वो शायद उन्होंने बताया मेंशन कर भी दिया कि अगर एक कॉलम के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज हैं तो वो भी कॉलम कोई फायदे का नहीं है, वो भी हम उड़ा देते हैं, क्योंकि वो कॉलम हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जैसे कि आईडीज की वैल्यू बात हो रही है। जी अयाज, आई थिंक अब ओके मैम। मैं बस निकलती हूँ। मैं अब लीव करती हूँ सेशन, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं, ठीक है, सही है। थैंक यू मैम। यूर वेलकम, आप अपना ख्याल रखें सब लोग, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।